হ্যাঁ স্যার হয়েছে। ओके सर, ठीक है। चलो, तो सर एक्चुअली हम लोग कमोडिटी ट्रेडिंग के ऊपर सैटरडे वाला क्लास जो होता है ना सर, वही वाला क्लास है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग लेट है आज, काफी अप्रोक्स 1 आवर लेट चल रहा हूँ। ठीक है सर, चलो लेट चले पर अल्टीमेटली क्लास हो रहा है, यही हम लोगों का खुशी है। चलो, अच्छा, तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के अंदर या कमोडिटी ट्रेडिंग के अंदर हम लोग एक्चुअली बात कर रहे थे क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल को बेसिकली मार्केट का हीरो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीरो ऑफ द मार्केट। वाई हीरो? एज यू ऑल नो कि इतना एक इम्पॉर्टेंट एसेट है कि इसे इग्नोर करना दुनिया के लिए करेंटली इम्पॉसिबल है। और सारा मारा मारी इसी को लेके है। वर्ल्ड वाइड जो कंट्री टू कंट्री, स्पेशली मिडिल ईस्ट, रशिया, यूक्रेन, ठीक है, किसी की भी तुम अगर रूट में चले जाओगे, एक ही प्रॉब्लम तुमको मिलेगा, तेल। ठीक है, तेल एक वन ऑफ द बिग रीजंस है कि दुनिया में किसका पावर ज्यादा होगा। तेल का कंट्रोल जिसके हाथ में, पावर उसके हाथ में। एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर, 100 नहीं, अप्रोक्स 70-80 ईयर्स, 1930 के बाद से, ठीक है, हाँ अप्रोक्स बोला जा सकता है 1930s के बाद से, जब से ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से मैंने एक सिचुएशन ऐसा हो चुका है, स्पेशली आफ्टर वर्ल्ड वॉर, ठीक है, वर्ल्ड वॉर, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, ये सब चीजों के बाद तो धीरे धीरे दुनिया में ना एक स्ट्रक्चर ही बदल गया और ऑयल एक इम्पॉर्टेंट एसेट बन गया। और जिसका ऑयल के ऊपर कंट्रोल जितना ज्यादा, दबदबा जितना ज्यादा, मार्केट उसके हाथ में ज्यादा। ठीक है, तो ये एक ताकत का खेल है और ये ताकत समझना जरूरी है। चलो सर, हम लोग बात करते हैं। ऐसे अगर इंटरनेशनली ऑयल का प्राइस के बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं WTI क्रूड 80.73 में क्लोज हुआ है। ब्रेंट क्रूड 85.24 में क्लोज हुआ है। ठीक है, हम लोग नॉर्मली MCX में देखते हैं सर। MCX में जो क्रूड दिखता है ना, ये बेसिकली WTI क्रूड है। ठीक है, ये टेक्सास नाम से है। मैं इसका भी आपको स्टोरी बताऊंगा कि दो तरह का क्रूड ऑयल का कॉन्सेप्ट एक्चुअली दुनिया भर में चलता है। वन इज कॉल्ड WTI क्रूड एंड अनदर इज कॉल्ड ब्रेंट क्रूड। ठीक है सर, क्या फर्क है WTI क्रूड में और ब्रेंट क्रूड में? सर ये है आपके सामने क्रूड ऑयल का जुलाई का फ्यूचर प्राइस। ठीक है, क्रूड ऑयल हम लोग नॉर्मली डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते, जैसे कि निफ्टी में जैसे डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है, सिमिलरली क्रूड पे भी डायरेक्टली ट्रेड नहीं होता। बट हाँ, हम लोग क्रूड के फ्यूचर में एज वेल एज ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और आज मैं आपको और एक चीज दिखाता हूँ। ठीक है, आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं बात करूंगा, और वो ये है, एक सेकेंड साहब। क्रूड ऑयल का ना और एक चीज आता है। जैसे नॉर्मल क्रूड ऑयल में अगर किसी को जुलाई फ्यूचर वगैरह में ट्रेड लेना है, जुलाई फ्यूचर या अगस्त फ्यूचर में, आप लोग जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट दी अमाउंट। प्राइस दिख रहा है आप लोग को? सही, थोड़ा सा काफी लार्ज अमाउंट है सर। तो मे बी आप लोग बोलोगे सर हम लोगों से तो होगा नहीं, तो फालतू में क्यों दिखा रहा हूँ। दिखाई दे रहा है क्या? हेलो, कितना अमाउंट है? सत्यम, सुमित बोलो, কত টাকা দেখানো যাচ্ছে? হ্যাঁ, 6,750। ওই কোথায় 6,000? 6,750 তো অপশনসের প্রাইস। মার্জিন কত দু মার্জিন লাখ কত বারো লাগছে? হ্যাঁ, 2 লাখ 2,12,437 টাকা 50। এটা কি 50। সেল করছো নাকি না, বাইং, বাই করছো? মানে ফিউচার বাই করছো না? এক ফিউচার বাই লট করছি। হ্যাঁ, ক্রুড অয়েল। ফিউচার বাই করছি 1 লট ক্রুড অয়েল। ঠিক আছে, 2,12,437 টাকা আমাকে দেখাচ্ছে जुलाई फ्यूचर। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग बोलोगे कि सर इतना अमाउंट से तो ट्रेड पॉसिबल नहीं है। सर इसका एक दूसरा एसेट क्लास भी है, मैं आपको उसके बारे में भी थोड़ा सा बताता हूँ। जैसे गोल्ड पढ़ने के टाइम पे आप लोग गोल्ड का वैरायटीज देखा था ना, ओरिजिनल गोल्ड 5-6 लाख का ट्रेडिंग वैल्यू लग जाता है ना, जो बिग गोल्ड होता है। गोल्ड मिनी इज देयर, गोल्ड पेटल ऑल्सो देयर। ठीक है, गोल्ड
गिनी इज ऑल्सो देयर, है ना। तो आप उसमें भी जैसे कर सकते हो, इसमें सिमिलरली क्रूड ऑयल का भी एक माइक्रो या मिनी होता है। क्रूड ऑयल एम बोल के होता है, ठीक है। जस्ट लुक एट द क्रूड ऑयल एम, एम फॉर मिनी, ठीक है। इसको बाई करने जाओ, कितना दिखा रहा है, चेंज हो गया वैल्यू देखो। ये सबको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ, सुमित, गीतिका, দেখা যাচ্ছে তো? हाँ सर। तो जैसे मिनी में आ गया तो ये वैल्यूएशन फ्यूचर में और कम हो गया, 21,444, 21,244 टका। इट्स काइंड ऑफ अचीवेबल हो गया, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, क्रूड ऑयल एम में भी, मैंने मिनी में भी किया जा सकता है, ठीक है। सो मैंने बेसिकली आपको इसलिए मैं ये चीज दिखाया कि नॉर्मली हम लोग ज्यादा अमाउंट से ऑब्वियसली परेशान हो जाएंगे, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। आपके सामने उपाय है, इवन क्रूड ऑयल मिनी में भी आपको खराब वॉल्यूम नहीं मिलता है सर, ठीक है। इवन फ्यूचर में भी ऐसे चार्ट पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। मेन क्रूड ऑयल का चार्ट जो है, नॉर्मल क्रूड ऑयल का चार्ट देखो, ये जुलाई फ्यूचर है और ये क्रूड ऑयल मिनी का फ्यूचर है। तो चार्ट पैटर्न अगर देखा जाए तो बोथ आर रिएक्टिंग सेम, ठीक है। लास्ट आवरली चार्ट में फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ है, ये यस्टरडे क्लोज हुआ है मार्केट आपका 6745 पे। उसके बाद यहाँ पर लास्ट आवर में 6749 पे कंप्लीट हुआ है। कमोडिटी मार्केट अप्रोक्स 7:30 बजे तक तो चलता है। एक मार्केट का कॉन्सेप्ट में मैं बताऊंगा, 11:30 बजे तक का भी एक करेंसी कमोडिटी का मार्केट का एक ओवरऑल टाइम पीरियड है। तो वो सब मैं धीरे धीरे डिस्कस करूंगा कि क्या ओवरऑल टाइम पीरियड है। रात को 11 साढ़े 11 तक भी चलता है, ठीक है। सो वो सब भी आप लोगों को समझ में आएगा मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सो हाउ ये सब चीज कैसे होगा नहीं होगा मैं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ सर, ये ट्रेड कितना फीजिबल है, कितना आप लोग कर सकते हो, थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ऐसे तो यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बना था, फिर एक हैमर बना है, ठीक है। एक स्पिनिंग टॉप एंड उसके बाद एक हैमर, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक अप्रोच ऐसा है, नेक्स्ट नेक्स्ट मंडे से मार्केट वापस थोड़ा सा रिट्रेस बैक कर सकता है। टेक्निकल कम से कम यही बता रहा है हमें, ठीक है। सो माय पॉइंट इज नॉट अबाउट टेक्निकलिटीज अब करेंटली। मैं अभी फिलहाल टेक्निकल पे ज्यादा नहीं बात करना चाह रहा था, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा था कि क्रूड ऑयल मिनी इज ऑल्सो देयर, उसमें आपका ऑप्शंस भी मिलता है। क्रूड ऑयल एम ऑप्शंस, ठीक है। उसका ऑप्शंस में से फॉर एग्जांपल अगर कोई 6700 का कॉल चूज करता है, तो आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चार्जेस पड़ जाएगा। लुक एट सर, मोटा मोटी 6700, करंट मार्केट इज वेयर 6751। माने अगर आप आईटीएम लेते हो, ठीक है, इन दी मनी में या एट दी मनी में लेते हो, तो अप्रोक्स मार्जिन लग रहा है आपका 1800 का। 180 का चल रहा है एमसीएक्स में इसका प्रीमियम, ठीक है। एक लॉट में जितना क्वांटिटी होगा उसका ओवरऑल वैल्यू बता रहा है सर 180 का। वन एट्टी का एक एक उसका प्रीमियम चल रहा है, और आपका ओवरऑल मार्जिन वैल्यू आ सकता है 1800 ऑनली, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप लोग सोच रहे होंगे सर कहना क्या चाहते हो। सर कुछ नहीं, मैं आपको एक प्रीमियम का थोड़ा ग्रोथ भी दिखा दे रहा हूँ। प्रीमियम का थोड़ा सा ग्रोथ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट सेकेंड। मैं आपको एटीएम ऑप्शन से दिखाऊंगा क्रूड ऑयल एम का। हाँ, इवन आप क्रूड ऑयल नॉर्मल में भी कर सकते हो। क्रूड ऑयल 6750 का ही मैं कॉल ऑप्शन लेता हूँ एटीएम, ठीक है। इसको अगर आप कोई लास्ट दिन बाई किया है जिसका प्रीमियम थोड़ा हाई है, 16,310, ठीक है, मार्जिन वैल्यू है। और इसका चार्ट अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, एक सेकेंड, क्रूड ऑयल ऑप्शन 6700 जुलाई का, ओके। शॉर्टिंग का ऑप्शन अच्छा था क्योंकि ओवरऑल मार्केट डाउन था, ठीक है। तो अगर किसी ने भी शॉर्टिंग किया है तो प्रीमियम में देखो सर, शॉर्टिंग मैंने बेसिकली कॉल में तो लॉस हो जाएगा, बट पुट में अच्छा खासा फायदा रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में 21 तारीख को क्रूड ऑयल मार्केट गिरा है, ठीक है।
सो क्रूड ऑयल मार्केट में नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और काफी डाउनग्रेडेशन गया है। तो प्रीमियम देखो कहाँ से कहाँ नीचे आया है, 204 से 163। तो जस्ट इमेजिन कि अगर किसी ने भी पुट लिया हो तो पुट में क्या ग्रोथ होगा। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ ये कॉल में है, ठीक है। तो कॉल तो डाउन गया है सर, ठीक है। ऑब्वियसली जब मार्केट बियरिश हो तो कॉल ऑप्शन तो बियरिश ही होगा ना। ना पॉइंट इज, तो बेसिकली सेलर को फायदा है, कॉल सेलर को फायदा है ना, और उधर पुट बायर को फायदा होगा। तो जस्ट मैं ऑपोजिट में जा रहा हूँ। क्रूड ऑयल अगेन, क्रूड ऑयल 6750 पुट ऑप्शंस जुलाई का, जस्ट उल्टा देखो। 147 से प्रीमियम हाईएस्ट गया था, हाईएस्ट रीच किया था लास्ट दिन। ये 9 बजे का मार्केट है और ये आपका रात को 11 बजे का मार्केट है। आप समझ सकते हो, कमोडिटी मार्केट सुबह 9 बजे से लेके रात को 11 बजे तक चलता है। हेलो, आप लोग हाँ समझ सर। पा रहे हैं ना सर? सर ये मार्केट तो बंद कब हो? मंडे टू फ्राइडे रात को 11 बजे बंद होता नहीं है ये। बंद कब? अच्छा क्या? ठीक है, ये देखो ये देखो। একটা हाँ বল। ওই যে একটা সময় বন্ধ হয় তো। আর হচ্ছে তোমার ডিসেম্বর মাসে মনে হয় 11:15। না, এখন তো 11টায় বন্ধ হয়েছে। এটা কালকে, এটা ফ্রাইডে 21 জুনের মার্কেট, 21 জুনের মার্কেট 11টায় অফ হয়েছে আর মার্কেট স্টার্ট হয়েছে 9টা से, 9টার সময়। 21 জুন 9টায় স্টার্ট হয়েছে, এটা 20 জুনে 21 জুন এটা হচ্ছে 21 জুন 2024। এক সেকেন্ড, 21 जून रात 9टा, एक सेकेंड। अच्छा सॉरी, ये आवरली चार्ट है ना, एक सेकेंड रुको मैं बता देता हूँ। ये 21 जून में स्टार्ट हुआ है, 20 जून 21 जून, हाँ सुबह 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 9 बजे स्टार्ट हुआ है और रात को 11 बजे बंद हुआ है ना। ऑलमोस्ट 13 आवर्स का मार्केट है, 13 घंटा का मार्केट है। तो 13 घंटे के मार्केट में आप कितना बार इसका अप डाउन चला है, लेकिन लास्ट में प्रीमियम में रात को 9 बजे के आसपास, रात को 9 बजे के आसपास गजब का प्रीमियम में ग्रोथ है सर। 148 से लेके एकदम 175 तक था और उसके बाद भी बहुत ज्यादा और नीचे नहीं आया है, ठीक है। सो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल कि अगर आप नॉर्मल मार्केट जैसे क्रूड ऑयल का नॉर्मल मोमेंट अगर आप समझ सकते हो, तो जैसे आप स्टॉक में ट्रेड लेते हो सिमिलर ट्रेड आप क्रूड में भी ले सकते हो। ये एक आपका सब्स्टिट्यूट एसेट है सर, ठीक है। देखो सर, मार्केट को जुआ मत बनाना, ठीक है। मार्केट को जुआ मत बनाना। 90% लोग मार्केट को जुआ बना के, ठीक है, मार्केट को स्पेकुलेशंस कर दे रहा है बोल के सरकार भी थोड़ा चिंता में है सर, ठीक है। प्रॉब्लम यही है कि सरकार क्यों चिंता में है, क्योंकि स्पेकुलेशंस को बंद करना है, क्योंकि लोग अपना पैसा बर्बाद करके माथा पे हाथ दे के बैठा हुआ है और गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि इस तरह का फाइनेंशियल सिचुएशंस हो, ठीक है। बिना नॉलेज का स्टॉक मार्केट, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगाना माने सच बोलो तो मतलब जोखिम है, जोखिम। तो ह्यूज रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क है, बहुत रिस्क है। लेकिन बिना नॉलेज का करेगा तो फंस जाएगा बंदा। आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट में 90% लोग ऐसा करते हैं। 90% मार्केट को स्पेकुलेशन करके रखा है, 10% लोग मार्केट को समझदारी से खेलते हैं, नॉलेज के साथ। इसलिए गवर्नमेंट इस बार डिसीजन ले रहा है कि F&O एक्टिविटी में हो सकता है नेक्स्ट बजट में या टैक्सेशन का जीएसटी बजट में मे बी F&O में TDS लगा सकता है 30%, मैंने बैम्बू हो जाएगा। ठीक जैसे क्रिप्टो में किया ना सर, क्रिप्टो करेंसी में 30% TDS लगाया ना, ठीक है। गैमलिंग में या फिर क्या बोलते हैं उसको, हॉर्स रेस वगैरह में। सिमिलरली फ्यूचर एंड ऑप्शंस, जिसको अभी तक इंडियन मार्केट इसको बिजनेस ही मानता था, लेकिन पब्लिक इसको बिजनेस की जगह F&O कर रहा है। अब गवर्नमेंट का क्या है, उनको चाहिए पैसा। ऐसे मार्केट में एक बात चल रहा है, मैं यहाँ पर अभी तक ये नहीं बोल रहा हूँ कि लगा दिया, ठीक है, प्रोबाबल, हाँ प्रोबाबल हो सकता है मार्केट में काना फूसी चल रहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में 30% TDS लगा देगा। अगर ऐसा होगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप 1000 रुपीज कमाते हो ना मार्केट से, तो सरकार बोलेगा 300 हमको दो। मैंने
इनकम जो होगा इनकम पे टीडीएस काटेगा। अभी तो चार्ज काटता है, उसमें एसटीटी काटता है, ठीक है, ब्रोकरिंग चार्जेस लेता है। आगे सरकार बोल रही है कि ये 1000 में 30% हम ले लेंगे, सर ठीक है। हाँ बोलो। तब टीडीएस भी कटेगा, ऊपर से ब्रोकरेज भी कटेगा। ब्रोकरेज तो ब्रोकिंग फर्म का है और एसटीटी हाँ, सेवी का ऊपर से है। टीडीएस भी कटेगा। टीडीएस इनकम पे काटेगा। ब्रोकरेज तो हाँ, इनकम पे तो नहीं काटते, जो भी सर ब्रोकरेज तो मेरा ट्रेड पे अगर, काटता है। हाँ हाँ मेरा अगर ब्रोकरेज वगैरह काट के अगर 1000 रुपया का प्रॉफिट हुआ, वहां से फिर 300 गवर्नमेंट को देना पड़ गया। हाँ। तो मेरा क्योंकि क्यों ये इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसको एक अपना एवेन्यू बनाने के बारे में सोच रहा है। ऐसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये प्रोबेबल है, कानाफूसी चल रहा है। अब पता नहीं, आज मोस्ट प्रोबेबली जीएसटी का मीटिंग था आज, उसमें क्या डिसीजन होता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में बजट आने वाला है, तो नेक्स्ट मंथ बजट बजट में क्या डिसीजन लेता है, ये सब देखने लायक मैटर होगा। एक्चुअली ये बजट में ही बातचीत होगा कि क्योंकि ऑलरेडी एक प्री बजट सेशन हुआ है ब्रोकिंग फार्म, फिर उसके साथ आपका इंडिया का जो फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स वगैरह के साथ एक बहुत बड़ा मीटिंग हुआ है, प्री बजट मीटिंग। इसी में ये सब बातचीत हुआ है, और इसके कारण मार्केट में खबर फैला है। सो थोड़ा चिंता का विषय है। चिंता इन द सेंस और कुछ नहीं, मार्केट को एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। और इसका रीजन यही एक ही है, मैंने ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज 90% लोग मार्केट को जुआ का अड्डा बना के रखा है। हम लोग इतना मेहनत से पढ़ते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं, हाँ, तब जाके हम लोग कमा सकते हैं। डेली कोई 2000 कमा रहे, कोई 3000 कमा रहे, कोई 500 कमा रहे, है ना, कोई 5000 कमा रहे, डिपेंडिंग ऑन देयर कैपिटल। बट इसके लिए पापड़ बेलना पड़ता है। कब से कम आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, कोई 6 महीना, कोई 1 साल, कोई 1.5 साल, कोई 2 साल। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको ना कुछ जानना है ना कुछ करना है, सीधा मार्केट में आना है। एक दिन लाखपति बन गया, नेक्स्ट दिन रोडपति बन गया, ठीक है। मुश्किल है सर। जो भी हो, देखो क्या होता है, आगे आगे देख समझ में आएगा कि सरकार क्या करता है। चलो ठीक है, हम लोग क्रूड ऑयल में फोकस करते हैं। सो क्रूड ऑयल में मेरा बेसिकली आपको कहना यही है कि क्रूड ऑयल में फ्यूचर एज वेल एज ऑप्शंस दोनों में आपको अच्छा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु लास्ट वीक में आप लोगों को इंडियन एंगल समझाया था, मुझे याद है, कि आखिर क्रूड ऑयल मार्केट इंडियन मार्केट को कैसे हेल्प करता है, ठीक है। सो इंडियन मार्केट में बहुत इंपैक्ट है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ट्रेडिंग के अलावा क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनीज, ठीक है, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये लोग डायरेक्ट बेनिफिशियरी है लो ऑयल प्राइस का। इंटरनेशनल मार्केट में अगर तेल का दाम सस्ता होता है, आंख बंद करके एचपीसीएल बीपीसीएल का शेयर खरीदना, ठीक है। मैं आपको एक ट्रेंड दिखाता हूँ, रुको। तो ये कॉमोडिटी का ट्रेड क्या वो अपस्टॉक में कर सकते हैं या ग्रो में? नहीं, आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, हर एक का होता है, आपको एक्टिव करना पड़ेगा। आप स्टॉक्स, ग्रो, जीरोधा हर जगह में कर सकते हो, बस अच्छा। एक्टिव कर लो, अपना कॉमोडिटी अकाउंट एक्टिव कर लो। इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस चार्ट। जस्ट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें, एक ग्राफ चाहिए। ये क्रूड ऑयल का ही कोई साइट है, वहीं से हम आपको दिखा रहे हैं। लुक एट दिस, पर बैरल, बीबीएल मैंने बैरल होता है, और यूएस डॉलर होता है। ये हो गया आपका WTI, ठीक है। WTI का भी मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, टेक्सास अमेरिका का है सर ये। और एक आता है आपका ब्रेंट क्रूड के नाम पे होता है। चलो वो सब धीरे धीरे बात करते हैं आपसे, लेकिन जस्ट फिलहाल फोकस करो। लास्ट जून 4 तारीख को 2024 में क्रूड ऑयल WTI का दाम हो गया था 73, ठीक है। अभी लेटेस्ट में जून 21 में इसका दाम रहा है सर 80, ठीक है। क्रूड ऑयल का प्राइस का बात कर रहा हूँ, ये सब तो इंडेक्स है, ठीक है। बट मैं आपको क्रूड का प्राइस में बात कर रहा हूँ, क्रूड का क्या इंटरनेशनल दाम चल रहा है। सो
लास्ट दाम रहा है सर 80.227 WTI का, WTI का। ब्रेंट का दाम रहा है 85.07। सर ब्रेंट का दाम थोड़ा ज्यादा क्यों है, इसका भी रीजन आपको मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा सर। नॉर्मल क्रूड बने WTI क्रूड 80.59, दाम थोड़ा सा गिरा है, ठीक है। और लास्ट, ये 1 साल का डेटा है, लास्ट 1 मंथ का डेटा भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हर एंगल से आप देख सकते हो कि मार्केट में कब कब चेंजेस देखने को मिला है, ठीक है। एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब जब तेल का दाम गिरता है, अगर आप इसको प्रॉपरली फॉलो करते हो, कि जब जब तेल का दाम गिरता है इंटरनेशनल मार्केट में, आप लोग देखना कि हमारे देश में जो स्टॉक है, कुछ कंपनीज है जैसे कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, मैं बार बार बता रहा हूँ सर, आप उनका स्टॉक चेक करना, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको लेके जा रहा हूँ सर, HPCL, ठीक है, मैंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम या BPCL, चलो हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाते हैं आपको। हिंदुस्तान पेट्रोलियम दिखाई दे रहा है क्या? हाँ, ये रहा, लुक एट सर। सर जिस पीरियड में पेट्रोल का प्राइस इंटरनेशनली कम हुआ था, अब उस सेम टाइम पीरियड में, ये देखो जून के 4-5 तारीख में, ठीक है, और ये जो दिखा रहा था मैं आपको, लुक एट सर, जब तेल का दाम इंटरनेशनली मई 28 के बाद से लगातार गिरने लगा ना, 77 से 73, 74, 73 पर बैरल हुआ था US डॉलर में, लुक एट सर, हाँ, $73 पर बैरल हो गया था जून 4 को। उसके बाद अब सेम टाइम पीरियड में, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको जो ट्रैक कर लिया ना, जिंदगी बन गया। लुक एट, मैंने सिर्फ क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल रिलेटेड कंपनीज में ट्रेड करके ही आप अपना करियर बना सकते हो। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली, ठीक है। क्या है ना, कभी कभी हम लोग थोड़ा हल्का से ले लेते हैं, ऐसे मुझे पता है आप लोग हल्का से नहीं लेते हो मेरे मेरे बातों को, लेकिन सीरियसली मैं आपको प्रमाण के साथ दिखा रहा हूँ, ठीक है। 5 जून को क्या हुआ, इधर तेल का दाम कमा, इधर तेल का दाम कमा, ठीक है, देख रहे हैं सर 5 जून, और इधर कहाँ गया भाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम, देखो इधर तेल का दाम कमा, इधर हिंदुस्तान पेट्रोलियम का शेयर फ्रॉम 314 से 356 में जाकर रुका, एक दिन में। क्या कहोगे बोलो? सर इसका रीजन क्या है? सर वही समझाना है मुझे आज, बने अच्छा। रहो, ठीक है, यही मुझे समझाना है, बने रहो सर। लेकिन बाकी लोग मुझे प्लीज बताएं कि आप लोग कुछ देखा, नितिका, सुमित, देवो, हाँ सर। ठीक है। तो ये सब चीजों का हाँ ख्याल दादा। रखना है, ठीक है। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये सब क्यों होता है, इसके पीछे का बैकग्राउंड आपको जानना है। ये मौका बार बार आएगा, ठीक है, मौका बार बार आएगा, एक सर्टेन टाइम छोड़ छोड़ के आएगा, ठीक है, 2 महीना 3 महीने के गैप में आएगा, पर आएगा जरूर। पर जब आएगा तो चप्पड़ फाड़ के आएगा। सो वेट एंड वॉच एंड प्रॉपरली आप इस चीज को जानो, ठीक है। चलो आपको मैं बताता हूँ कि आखिर इवन क्रूड ऑयल का नॉर्मल कॉन्सेप्ट को जान के आप हमारे देश का जो पॉपुलर कंपनीज है, ONGC, HPCL, BPCL एंड IOC, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जैसे स्टॉक को कैसे ट्रैक कर सकते हो, उसका भी मैं बताऊंगा। और सीधा सीधा डायरेक्ट क्रूड ऑयल में भी कर लेना, ओके। ठीक सर, ठीक है, चलो बताओ, समझाओ सर, चलो वही समझाने के लिए ही तो मेरा काम ही क्या है सर, आप लोग मेरे को क्या काम दिए हो, समझाने का काम दिए हो ना, समझाना पड़ेगा। अच्छा, पहले मैं आपको ना, इससे पहले वाला जो क्लासेस था क्रूड ऑयल के ऊपर, इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास किया। 2 क्लास में हम लोगों ने क्रूड ऑयल का इतिहास के बारे में जाना कि आखिर क्रूड ऑयल कौन सा देश बनाते हैं, कहाँ होता है, मार्केटिंग कैसे होता है, कौन सा देश है जो क्रूड ऑयल को परचेस करता है, लाइक क्रूड ऑयल का मेन मार्केट क्या है, इंडिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है। क्रूड ऑयल का मेन प्रोड्यूसर्स कौन है, ओपेक है एंड नॉन ओपेक है। नॉन ओपेक में सबसे बड़ा कौन है, रशिया। ओपेक में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है। नाउ पॉइंट इज, ये सब चीजों के बारे में जानने के बाद अभी हमें धीरे धीरे कंपनीज को मैपिंग करना है। कंपनी मैपिंग माने, कंपनी मैपिंग माने, कंपनी मैपिंग माने ये क्रूड ऑयल कौन सा कंपनी
एक्सट्रैक्ट करता है, क्रूड ऑयल का बिजनेस बेसिकली कैसे चलता है, हाउ दिस क्रूड ऑयल बिजनेस एक्चुअली गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड, माने इसका प्रोसेस क्या है, प्रोसेस माने एक्चुअली 3 स्ट्रीम में होता है क्रूड ऑयल का पूरा बिजनेस, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, मिड स्ट्रीम। सर ये स्ट्रीम माने तो समुद्र का लहर को स्ट्रीम बोलते हैं, आप किस चीज के बारे में बोल रहे हो? यस सर, आई एम रियली टॉकिंग अबाउट दैट स्ट्रीम एक्चुअली, बट मेरा करंट जो डिस्कशन का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें 3 मोड पे एक्चुअली इंडस्ट्री काम करते हैं। आप लोग इसमें से कुछ बिजनेस के बारे में जानते भी हो, बट शायद कभी डिटेल्स में खोजने का कोशिश नहीं किया। सर जो कंपनी तेल को एक्सट्रैक्ट करते थे, बहुत वाइटल बात कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्टिंग का जो काम करते हैं इसे अपस्ट्रीम इंडस्ट्री बोलते हैं। इनका काम होता है रिसर्च करना, सर्वे करना, कहाँ तेल मिलेगा, समुद्र के नीचे कहाँ तेल मिलता है, कितना तेल मिलेगा, ठीक है, प्योर इंजीनियरिंग सर्वे है, रिसर्च है, माइनिंग है, ड्रिलिंग है एंड मैन्युफैक्चरिंग है। सर इंडिया में कोई है जो ऐसा काम करता है? यस, देयर इज ए कंपनी, रिलायंस भी करता है सर, रिलायंस है, केयर्न इंडस्ट्री है, ठीक है, कुछ कंपनीज है, मैं आपको नाम बताता हूँ एक एक करके, ठीक है। मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री सर बेसिकली तेल को समुद्र के नीचे से या जहां से भी तेल मिलता है वहां से तेल को, ज्यादातर केस में समुद्र के नीचे से ही तेल मिलता है। तेल का जो मेन एरिया है ना वो मेनली मिट्टी के नीचे भी है और समुद्र के नीचे भी है। अगर मिट्टी के नीचे होगा तो फिर सीधा गाड़ी में लोड होगा पाइपलाइन के थ्रू से और एकदम सीधा मेन जहां पर प्रोडक्शन स्टोरेज का एरिया है वहां पर उसको सप्लाई किया जाता है। तो ये जो सप्लाई का काम करते हैं, जैसे मानो तेल का हम लोगों के आसपास में कहाँ होता है, दुबई साइड में होता है, मैंने बेसिकली मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में होता है, यूनाइटेड अरब उसमें। से फॉर एग्जांपल यहाँ पर कहीं पर ऑयल का एक्सप्लोरेशन हो रहा है, तो ऑयल एक्सप्लोरेशन जहां पर हो रहा है इसको करने वाला भी कंपनी होगा और वो कंपनी भी एक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होगा। लेकिन ये कोई छोटा मोटा कंपनी का काम नहीं है, और सभी कंपनी इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है, कुछ कंपनी स्टॉक मार्केट अमेरिका में भी लिस्टेड है, ठीक है, कुछ लंदन वगैरह में है, कुछ मिडिल ईस्ट में है, ठीक है। सो बेसिकली ऑयल एक्सप्लोरेशन इनका मेन काम होता है। फिर वहां से ऑयल को सोर में, मैंने बेसिकली जहां पर प्रोडक्शन का स्टोरेज एरिया है वहां पर उसको स्टोरेज किया जाता है, ठीक है। स्टोरेज करने के बाद फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, स्टोरेज करने के बाद फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये 3 प्रोसेस में चलता है। तो जो एकदम अंदर में जो कंपनीज काम करते हैं, एकदम अंदर में जो कंपनीज काम करते हैं, एग्जांपल के तौर पे, अच्छा बहुत दिक्कत है, एक सेकेंड, यस सर, ये देखो जो कंपनी एकदम एक्सप्लोरेशन का काम करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे अपस्ट्रीम इंडस्ट्री। और जो होलसेलर की तरह काम करते हैं, होलसेलर माने जहां पर एक्सप्लोर हुआ वहां से गोडाउन में जहां पर स्टोरेज किया जा रहा है वहां तक पहुंचाना। और ये जो पेट्रोल पंप का एडवर्टाइज दिख रहा है इसके अंदर आ जाता है हमारे जो लास्ट जो हम लोग अभी ट्रैक कर रहे थे बीपीसीएल, इंडिया के हिसाब से बता रहा हूँ, ऐसे वर्ल्ड वाइड जो भी कंपनी इसके अंदर आ सकता है, इंडिया में बीपीसीएल है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, या फिर ओएनजीसी जैसे जो गैस करते हैं, इसमें पेट्रोल गैस दोनों आ जाता है, ओएनजीसी इज देयर, फिर आपका आईओसी इज देयर, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन इज देयर, ठीक है। ये डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री है, लेकिन तीनों इंडस्ट्री का रेवेन्यू मॉडल डिफरेंट है, बहुत मेहनत लगता है, मार्केट के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आपको 3 तरह का इंडस्ट्री कैसे काम करता है ये जानना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 2 सुविधा होता है, इसमें क्रूड ऑयल का प्राइस का भी पता चलता है और सबसे बड़ी बात क्रूड ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्री का भी पता चलता है। तो सर अपस्ट्रीम में कोई कंपनी है जो इंडिया से है? हाँ है सर, दिखाता हूँ। इवन आप लोग अगर स्टॉक में भी ढूंढना चाहते हो, मैं आपको स्टॉक के अंदर भी बता रहा हूँ कि इंडिया में 2-4 कंपनीज है जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस इज देयर, ठीक है, रिलायंस का सबसे बड़ा काम तो यही है, ऐसे रिफाइनरी में ज्यादा है बट रिलायंस अरबियन नेशंस में ये काम ही करते हैं।
तो रिलायंस का शेयर का जो दाम मेनली चलता है ना, उसमें डिफरेंट और भी बिजनेस है, केमिकल्स इज आल्सो देयर, बट ऑयल रिफाइनरी एंड ऑयल एक्सप्लोरेशंस ये रिलायंस का एक बड़ा बिजनेस है। ओएनजीसी, केयर इंडिया, ठीक है, कैरिन इंडिया, ठीक है, कैरिन इंडिया, इसको आप सर्च कर सकते हो। एक सेकंड, कैरिन इंडिया, कैरिन इंडिया या केयर, आई थिंक कैरिन इंडिया, ये आई यार, पता नहीं, दिखा नहीं रहा है, ये मार्केट ऑफ रहने से कभी कभी ना दिखाता नहीं है। रिलायंस का तो जानते ही हो सर आप लोग, ठीक है, रिलायंस का तो मैं क्या दिखाऊं आपको, उसके बारे में बात नहीं करता अभी। आ, रिलायंस का, अच्छा फिर आपका आ जाता है अपस्ट्रीम कंपनीज में, इंटरनेशनली भी कुछ कंपनीज जैसे शेल, ठीक है, SHELL, सेल, VP, सेवरॉन, ठीक है, कुछ कंपनीज है जो इंटरनेशनल लेवल में है। इंडिया की तरफ से आप इस तरह का कुछ कंपनीज को देख सकते हो जो अपस्ट्रीम में काम करते हैं। सर अपस्ट्रीम करता क्या है, थोड़ा सा जानो सर, ठीक है, कि अपस्ट्रीम कंपनीज किस तरह से चलाते हैं मार्केट को। मैंने बेसिकली पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का प्राइस एज वेल एज इंटरनेशनली इसका दाम कैसे डिपेंड करता है, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम एंड मिड स्ट्रीम, ठीक है। नाउ पॉइंट इज कि सर अपस्ट्रीम इंडस्ट्री कैसे इनकम करते हैं, इनका क्या काम है, ये चीज आपको जानना जरूरी है। ऐसे तो आपको हल्का आइडिया में दे दिया। अपस्ट्रीम कंपनीज आर दैट द वंस दैट डर्टी, ये डर्टी वर्क करते हैं। डर्टी माने बेसिकली सारा खर्चीला काम इनका होता है। जियोलॉजिकल सर्वे, डिगा माने मैंने क्या बोलते हैं उसको, डिगअप मैंने बेसिकली बांग्लादेश जगह में खूणे बेर करा, ठीक है, मैंने उसको निकालना, कहाँ पेट्रोल है, कहाँ तेल छुपा हुआ है, ठीक है, एंड गेट ए सेंस ऑफ व्हाट इज द ग्राउंड अंडरनेथ, कहाँ क्या है ग्राउंड के नीचे। एंड इफ दे फाइंड ऑयल रिजर्व्स, अगर ऑयल रिजर्व उन्हें मिलता है, देन दे बिगिन द ड्रिलिंग एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। इट टेक्स मेनी years फॉर अपस्ट्रीम कंपनीज टू आइडेंटिफाई एन एसेट, कि समुद्र के नीचे कहाँ तेल है, ठीक है, समुद्र के नीचे कहाँ पेट्रोल जमा, माने बेसिकली पेट्रोल तो नहीं होता, क्रूड ऑयल होता है, वो कहाँ जमा होता है ये ढूंढ के निकालना इट्स नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। इसलिए इनका ना खर्चा बहुत होता है। ये R&D करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एंड इंजीनियरिंग एंड एसेट हैवी, माने एसेट हैवी माने इनको बहुत एसेट में खर्चा करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। बहुत बड़ा बड़ा पाइपलाइन लगाना पड़ता है। आप गूगल में यूट्यूब करके वीडियोस देख सकते हो, पेट्रोल एक्सप्लोरेशन का कुछ वीडियोस देख सकते हो आप, ठीक है, कि कैसे होता है, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, कुछ वीडियोस जरूर देख सकते हो आप। Therefore they end up spending a lot of money। तो बेसिकली इनका इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, और जिसका इनिशियल कॉस्ट हाई होगा तो पैसा तो चाहिए ना इनको। तो बेसिकली अपस्ट्रीम में जो कंपनीज काम करते हैं, ये हमेशा चाहता है कि तेल का दाम बढ़े। क्या समझे सर, मार्केट में तेल का दाम अच्छा रहने से इनको फायदा होता है, ठीक है, लेकिन द प्राइस एट विच दे सेल दिस ऑयल इन द ओपन मार्केट इज नॉट रियली इन देयर कंट्रोल। तेल कहाँ से निकालेंगे, कहाँ मिलेगा, इसके पीछे खर्चा तो बहुत करते हैं, लेकिन मार्केट में इंटरनेशनल लेवल में पेट्रोल का डिमांड क्या है, ये इनके हाथ में नहीं है। और डिमांड पे ही डिपेंड करता है। मानो कि इनको अच्छा खासा सप्लाई हो गया, मानो अपस्ट्रीम में जो इंडस्ट्रीज है, ये माने माने बहुत बैरल, सपोज लाख बैरल उनको मिल जाता है, करोड़ों बैरल मिल जाता है। मैं आपको एक एस्टिमेट दिया था ना, 9 करोड़ बैरल पर डे वर्ल्ड वाइड पेट्रोल का प्रोडक्शन चलता है, 9 करोड़ बैरल पर डे, ठीक है, 9 करोड़ बैरल पर डे। ना पॉइंट इज कि मार्केट में अगर डिमांड कम हो जाए तो, मे भी कंट्री में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कम है तो फिर डिमांड कम हो जाता है। चाइना में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सैचुरेटेड है तो मार्केट खराब हो जाता है। इंडिया में डिमांड लेस है तो मार्केट खराब हो सकता है। नो पॉइंट इज डिमांड इज नॉट इन दी अपस्ट्रीम कंपनीज कंट्रोल। अपस्ट्रीम कंपनी या जो इंडस्ट्री अपस्ट्रीम में काम करते हैं, मेरा कहने का मतलब है कि जो अपस्ट्रीम लेवल में एक्सप्लोरेशन का काम करते हैं, जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एज वेल एज जियोलॉजिकल सर्वे, माइनिंग, ड्रिलिंग में खर्चा होता है, इनके कंट्रोल में मार्केट डिमांड नहीं है, ठीक है।
लेकिन ये हमेशा चाहेगा कि मार्केट में ऑयल का प्राइस ज्यादा हो, ये सर नो, क्योंकि ऑयल का प्राइस ज्यादा होने से इनको प्रॉफिट है। व्हेन ऑयल प्राइस इज हायर साइड, ठीक है, तो इनको फायदा ज्यादा होता है। ये सर नो, बोलो सर मुझे। सर लेकिन जो ऑयल, लोग अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में वही लोग ना प्राइस का डिसाइड करता है। नहीं सर, प्राइस का डिसाइड करने से भी तो कैसे डिसाइड करेगा? अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो तेल निकाल के भी क्या करेगा? तो फिर तो स्टॉक पड़ा रहेगा। अच्छा। हाँ हाँ। अब तो स्टॉक पड़ा रहेगा, तो फिर ये लोग ऑब्वियसली डिसाइड तो कर सकता है। जैसे ये हम्म, इनको, बेसिकली ये इनको सेल करता है ना, हाँ हाँ। और फिर ये इनको सेल करता है। हम्म। ये तो एक पूरा सिस्टम है, मैंने बेसिकली दे आर, इनको हम लोग नॉर्मल बिजनेस में बोल सकते हैं, दे आर मैन्युफैक्चरर, हाँ। दे आर होलसेलर, वो लोग रिटेलर। और ये लोग रिटेलर, है ना। नॉर्मल बिजनेस एंगल से देखो तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट। बट मैन्युफैक्चरर मार्केट में अगर किसी कारण से डिमांड लो हो जाए, तो मैन्युफैक्चरर अगर हाई दाम में बेचना चाहे तो क्या उसका प्रोडक्ट बिकेगा? नहीं। उल्टा उल्टा पड़ जाएगा, स्टोरेज करने का कैपेसिटी तो लिमिटेड रहेगा। हाँ और एक्सप्लोरेशन के टाइम पे जितना मशीन लगाया, इतना सर्वे के लिए इतना माइनिंग किया, ड्रिलिंग किया, तो उसको तुम बंद नहीं कर सकते। एक बार मशीन घुसा दिया तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। तो फिर तुम अपना जो अच्छा। इतना बड़ा खर्चा जो तुम मैंने कांड करके बैठे हो, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, मैंने एत बड़ो कांडो घटिए बोलते, मैंने इतना बड़ा चीज करके निकाल, मैंने फैला के काम फैला दिया, मैंने रहता फैला दिया ना। अब रहता फैला दिया हाँ तो अब तो करना पड़ेगा, अब तुम उसको मैंने रिवर्स तो नहीं कर सकते। हाँ। ठीक है, तो बेसिकली ये रिवर्स नहीं कर पाएगा सर, ये रिवर्स नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इनको तो एक्सप्लोर करना ही पड़ेगा। और जो भी होगा फिर वो होलसेलर के थ्रू से स्टोरेज पे जाएगा, फिर उसके ऊपर रिटेलर के थ्रू से इंटरनेशनल मार्केट में इसका मार्केटिंग होगा। जैसे ये जो आईओ हमारे देश का जो पॉपुलर नाम है, ठीक है, मैंने चाहे पेट्रोल डीजल का हो या गैस का हो, ओएनजीसी या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर बीपीसीएल, ये लोग क्या करता है, बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट से उसको मार्केट करके लाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। ये तो बेसिकली मार्केटिंग कंपनी है ना, दे आर जस्ट ए मार्केटिंग कंपनी, यही तो करता है वो। तो ये लोग, अच्छा एक चीज यहाँ पर इंटरेस्टिंग है सर, जो प्रोड्यूसर्स हैं ये ऑलवेज चाहेगा कि दाम ज्यादा मिले, और लेकिन जो रिटेलर है ये हमेशा चाहेगा कि दाम कम रहे। दाम कम रहे, हाँ। क्योंकि दाम कम होने से मार्केट डिमांड इनका हाई रहता है, और मार्केट डिमांड हाई होने से इनका इनकम ज्यादा होता है। तेल का दाम कंपेरेटिवली लोअर साइड में होने से डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को फायदा है, रिटेल आउटलेट्स को, डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा है। लेकिन तेल का दाम हायर साइड में होने से, क्रूड ऑयल का प्राइस, अब अपस्ट्रीम इंडस्ट्री को फायदा है। तो फिर आप बोलोगे सर तो फिर मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री को क्या फायदा? सर मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री को एक्चुअली ना तो आप में फायदा ना तो लो में फायदा। क्यों जानते हो? क्योंकि इनको ना दोनों के साथ काम करना पड़ता है। इन्हें काम करना पड़ता है दोनों के साथ, ये सब होलसेलर, इनको मैन्युफैक्चरर को भी खुश रखना होता है, इनको रिटेलर को भी खुश रखना होता है। तो ये चाहता है कि दाम ज्यादा भी ना हो कम भी ना हो, क्या हो, मॉडरेट हो, बैलेंस। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब ये तीनों इंडस्ट्री मिलके पूरा इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम क्या होगा ये डिसाइड करता है। ठीक है, लेकिन एक बार 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 बता रहा हूँ, जैसे कि जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज होते हैं ये ऑलवेज चाहता है कि ऑयल प्राइस हाई हो, क्योंकि ऑयल प्राइस हाई होने से इनका प्राइस इनको प्रॉफिट होता है। व्हेन क्रूड ऑयल इज हाई रेंज में रहेगा, क्रूड ऑयल हाई रेंज में रहेगा, एक्सप्लोरेशन के काम पे जो घुसा हुआ है इज ऑलवेज प्रॉफिटेबल कि क्रूड ऑयल हाई में जाए। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री को, मैंने एक्चुअली जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल बहुत हाई रेंज में चलता है, अगर आप कोई अपस्ट्रीम इंडस्ट्री का शेयर का बारे में जान पाते हो, चाहे अमेरिका का कंपनी हो या इंडिया का, आप उनका शेयर खरीद लोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री में ये ऑलवेज चाहेगा कि क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाए। अभी मैंने आपको दिखाया कि जून की 4-5 तारीख में जब क्रूड ऑयल का प्राइस 73 हो गया था,
ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पर बैरल का दाम, ये पब्लिक के हाथ का दाम नहीं है, ठीक है। पब्लिक के हाथ में क्या दाम है उसका बात नहीं कर रहे हैं, पॉइंट टू बी नोटेड। हम 106 टका लीटर में या 100 टका लीटर में पेट्रोल खरीद रहे हैं या 100 रुपीज में डीजल खरीद रहे हैं, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं एकदम प्रोडक्शन लेवल में और मार्केटिंग लेवल में बात कर रहा हूँ। देयर इज अ डिफरेंस। इवन आपको मैं और एक चीज बता दूं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस कम हो जाने से, क्रूड ऑयल प्राइस लोअर होने से, जब प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा या फिर ड्यू टू एनी रीजंस दाम जब लोअर साइड में रहेगा, डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज लाइक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, इनको फायदा है ऑब्वियसली है, बट ये इनके हाथ में भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट डिमांड क्या है, ठीक है, अपस्ट्रीम इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कॉस्ट कैसा है, मिडस्ट्रीम इंडस्ट्री में होलसेल माने इनका स्टोरेज का कॉस्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। नाउ मेरा एक पॉइंट है यहाँ पर, आप ध्यान से सुनना बात को, कि अगर प्राइस लोअर साइड में रहता है तो क्या कंज्यूमर के हाथ में भी तेल का दाम लोअर में होगा? इतना बार तो तेल का दाम कम हुआ है, क्या इंडिया में तेल का दाम सेंट्रल गवर्नमेंट कम कर दिया? इंडिया में नहीं कमता है सर, ऊपर में जितना कम जाए। समझ रहे सर, इंडिया नहीं कमाता है, क्यों? नहीं कमता है। इंडिया इंडिया नहीं, कम नहीं करता है, बिकॉज इंडिया के लिए ये सब छोटा, मैंने इंडिया इस तरह का बेनिफिट नहीं दे सकता। लेकिन आपको बता दूं, जो डेवलप कंट्रीज होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में तेल का दाम कम हो जाने से, व्हेन क्रूड ऑयल प्राइस डिक्रीजेस इन इंटरनेशनल मार्केट, जैसे ही कम होता है तुरंत बाकी डेवलप नेशंस में दाम कम हो जाता है। लेकिन इंडिया एक डेवलपिंग नेशंस है, इंडिया ऐसा नहीं कर पाता। चाहे कितना भी ऑपोजिशंस लोग, जैसे मानो जब बीजेपी गवर्नमेंट चला रहा है तो कांग्रेस चिल्लाता है, जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनाता है तो बीजेपी चिल्लाता है, चिल्ला चिल्ली चलेगा। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड का प्राइस कम हो जाने से डेवलप नेशंस लाइक यूरोप में दाम कम हो जाएगा, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू डिक्रीज द कंज्यूमर प्राइस। ये आपको मैं बता दूं, समझे? क्योंकि दाम कम हो जाने से सरकार का टैक्स का इनकम कम हो जाएगा और गवर्नमेंट एक्सचेकर को हजार हजार करोड़ का लॉस हो जाता है। इसलिए जल्दबाजी नहीं करते। हमारे देश में सरकार तेल का दाम तभी कम करते हैं जब कोई पॉलिटिकल मुद्दा हो, तब, जब कोई इलेक्शन रिलेटेड डिसीजन हो तब, ठीक है। अगर गवर्नमेंट देखता है कि मैंने बेसिकली पासा पलट सकता है, सत्ता पलट सकता है, अगर तेल का दाम कम कर देंगे तो शायद लोग हमें वोट दे दें, ठीक है, तब कम करता है। अदरवाइज गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लॉस करना नहीं चाहता, ठीक है। और डेवलपिंग नेशन जैसे हमारे जैसे जो कंट्री मिडिल क्लास से हायर मिडिल क्लास की तरफ जा रहा है, वो ये सब डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन डेवलप कंट्रीज को ये सुविधा मिलता है, यूरोपियंस को मिलता है, कनाडियंस को मिलता है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम कम हो जाने से डेवलप नेशंस में तेल का दाम कम होता है। देयर इज अ रीजन। आप लोग रीजन समझ में आ रहे हैं ना आप लोगों को? हाँ सर। तो उमंग भी तो अपना ये क्रूड ऑयल का ये कर सकता है, वो भी तो एक सी के पास में ही है, हाँ ओशन के पास में। है ऑब्वियसली है, बट ओमन करता है, ऐसा नहीं कि करता नहीं है। मस्कट तो इसलिए इतना जाने में आए हैं, लेकिन अभी किसका टेरिटरी कितना है ना, ये सब अलग अलग कंट्री है। टेरिटरी में तेल है कि नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है ना सर। मुंबई सूरत ये सब में भी तो हो ही सकता है इंडिया हाँ में। इसलिए, हाँ इंडिया में हो सकता है, इसलिए मुंबई में तो मिला है ना सर, बॉम्बे हाई में। तुमको क्या लगता है कि एक्सप्लोरेशन नहीं चलता है? ठीक है, हाँ। ये मुंबई मुंबई से अगर कभी घूमने जाते हो, मुंबई गए हो कभी? सर पहले बचपन में गए, अभी नहीं गए अगर कभी मुंबई रिसेंटली। जाते हो, अगर कभी भी मुंबई रिसेंट में घूमने जाते हो, मैं आपको एक जगह बता रहा हूँ सर, जगह का नाम है एलिफेंटा केव, ठीक है। एलिफेंटा केव। हाँ ठीक है, मैं गूगल में दिखा रहा हूँ, आप देखो, ठीक है, देख पा रहे सर? ठीक है, हम्म। ये एलिफेंटा केव मुंबई से अप्रोक्स 45 किलोमीटर्स थ्रू सी पोर्ट दूरी में है, ठीक है। ये मुंबई के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आप जब ये वाला रास्ता होके जाओगे ना, आप इधर देख सकते हो, ये देखो, ये है आपका गेटवे ऑफ मुंबई, ठीक है। यहाँ से लॉन्च छोड़ता है, यहाँ से लॉन्च छोड़ता है, ठीक है। ये मुंबई पोर्ट है, यहाँ से ना, जैसे कोलकाता में लॉन्च मिलता है ना, वैसा लॉन्च तुम्हें इधर भी मिलेगा। ये इधर से जाने के टाइम पे आसपास में तुमको ना वो ओएनजीसी का
ऑयल एक्सप्लोरेशन का जगह मिलता है। ठीक है, ये एलिफेंटा केव है इधर। ठीक है, आपको शायद दिख जाएगा, मे बी, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैंने भी एक बार देखा था समुंदर में। इस समुंदर में ही है सर, इसी समुंदर में कहीं तो है। ये रास्ता बना हुआ है, देख रहे हो? ठीक है, ये सब समुद्री रास्ता है। एक मिनट रुको, ओएनजीसी बॉम्बे हाई बोलते हैं उसको एक्चुअली, बॉम्बे हाई सी लोकेशन। ठीक है, बाद में ढूंढ के दिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, मिल नहीं रहा है, मैं कुछ नाम गलत लिख रहा हूँ। हमारे देश में भी ऐसा नहीं है, एक्सप्लोर करने का कोशिश नहीं किया गया, बट कम मिलता है सर। ज्यादातर ये बेसिकली क्या बोला जाए जानते हो? यानी ये ऊपर वाले का देन है, जिसको मिला है चप्पड़ फाड़ के मिला है। हो सकता है कभी एक्सप्लोरेशन का अलग कुछ मिले तो इंडिया को भी मिल जाए। ठीक है, जैसे एक एक्सप्लोरेशन चल रहा है हमारे कंट्री में, गैस का एक मिला है, आपको मैं बताता हूँ। जगह का नाम है कोलकाता में, सुमित, तेरा पुराना घर था ना उधर, अशोक नगर। हाँ सुमित, नोईहाटी अशोक না না नगर है ना? শ্যামনগর ছিল শ্যামনগর। श्यामनगर, वो श्यामनगर के पास एक अशोक नगर भी है ना उधर। শ্যামনগর কোনো জায়গায়? কোন দিকে অশোক নগর কোথায়? এটা সাউথের দিকে পড়ে, সাউথ 24 পরগনা। না না, এটা বলছি দাঁড়া। অশোকনগর গ্যাস, अरे मैं भूल गया। कुछ मेला है सर, एक्सप्लोरेशंस, ऑयल फील्ड, ये देखो अशोकनगर ऑयल फील्ड, दिख रहा है? ये नॉट 24 परगना में ही आता है, ये बारासात सौदर में ही आता है, नॉट 24 में ही आता है अशोकनगर। ठीक है, the gas was first found in 2300 meter from the surface after came oil. Oil and Natural Gas Corporation of India awarded the block in Bengal Basin. ठीक है, under the Mahanadi Bengal Andaman divisions way back to the first phase of exploration got over the 2014. ठीक है, for 60 years oil and natural gas has been trying to get oil and gas in West Bengal, digging 150 oils in the process, but its first discovery happened in Ashoknagar on 3.5 एकड़ एरिया में। समझे? अब ये एक्सप्लोरेशन चल रहा है, अगर बनेगा तो बोला जा रहा है क्वालिटी ऑफ क्रूड ऑयल around 375 barrels of crude oil. This quality is said to be even better than India's most prolific oil asset Bombay High. इसके बारे में अभी आपको मैं बोल रहा था, मुंबई हाईफील्ड बोलते हैं उसको, जो एक्चुअली 176 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ मुंबई से ये दूरी में है, जिसके बारे में अभी मैं आपको बोलने का कोशिश कर रहा था। तो अशोकनगर में 375 बैरल क्रूड ऑयल हो सकता है, 375 बैरल्स ऐसा बोल रहा है। आउटस्कर्ट्स ऑफ अशोकनगर सिंस सितंबर, मेकिंग इट द मोस्ट पोटेंट हाइड्रोकार्बन डिस्कवरी एवर मेड इन द स्टेट। ठीक है, और ये फार सुपीरियर टू द ब्रेंट क्रूड जिसके बारे में अभी मैं बात करने वाला हूँ, उससे ज्यादा सुपीरियर माना जा रहा है। और WTI, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जिसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे थे, उससे भी सुपीरियर माना जा रहा है क्वालिटी ऑफ ऑयल। सर ऑयल का क्वालिटी कैसे चेक होता है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। इसको API बोलते हैं, मैंने बेसिकली पानी से, वाटर से, अगर सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, अगर तेल हल्का हो तो क्वालिटी हाई हो, अगर तेल भारी हो तो क्वालिटी लो माना जाता है। ठीक है, लाइट वेराइटी एंड साउथ आफ्टर बिकॉज द लोअर लोड इट एक्सट्रैक्ट्स ऑन रिफाइनरीज। रिफाइन करने में लोड कम लगेगा तो तेल का क्वालिटी ज्यादा अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, अगर ये एक्सप्लोरेशन हो जाए और अगर सच में दुबई जैसा तेल हमें मिल जाए, ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी ONGC गवर्नमेंट की तरफ से 3400 करोड़, 3500 करोड़ डाल चुका है लास्ट 2 साल में, समझ रहे सर? और इसको हल्दिया रिफाइनरी में रिफाइन किया जाएगा। अब इट्स फुल्ली डिपेंड ऑन आवर एक्सप्लोरेशन वर्क, पैसा कितना डाला जा सकता है, बिकॉज मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ ये सब काम में बहुत पैसा लगता है। ठीक है, जो बेसिकली अपस्ट्रीम कंपनीज दुबई साइड में करते हैं ना, मिडिल ईस्ट में, ह्यूज कॉस्ट आउटले, ह्यूज कॉस्ट आउटले। 3500 करोड़ कम है सर, कम से कम में भी 10,000 करोड़ चाहिए। अब क्या गवर्नमेंट हमारे देश इतना स्ट्रांग हो गया कि 10,000 करोड़ सिर्फ एक्सप्लोरेशन के लिए दे दे?
समझ रहे आ रहे सर? ठीक है, लेकिन अगर एक्सप्लोरेशन सक्सेसफुल रहा और अगर हमारा किस्मत सही रहा, क्योंकि लक एक फेवर करेगा, हो सकता है कि अनलिमिटेड ऑयल मिले जैसे दुबई वगैरह के पास है, या फिर हो सकता है लिमिटेड मिले। मिलेगा कुछ वो तो श्योर है। ठीक है, अब कितना मिलेगा ये लक के ऊपर है। क्या जितना खर्चा करके कर रहे हैं क्या उतना पैसा वापस आएगा? ये सब कुछ डिपेंड करता है इंजीनियरिंग में एंड रिसर्च पे। কিছু বোঝা যাচ্ছে? हेलो? अरे बोलो सर, समझ में आ रहा है ये सर? नो? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री, मिड स्ट्रीम इंडस्ट्री एंड डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री, ये तीनों इंडस्ट्री मार्केट में काम करता है। इसमें हमारे देश में हम लोग ज्यादातर केस में डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री ही देख पाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जिसका कंपनीज का नाम मैं आपको ऑलरेडी बोला। अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में 2-4 कंपनीज है, जैसे रिलायंस भी वन ऑफ दी है जो अपस्ट्रीम इंडस्ट्री में है सर। ठीक है, बाकी ज्यादातर फॉरेन कंपनीज इसमें काम करते हैं, जिसका स्टॉक आपको इंटरनेशनल मार्केट में लाइक न्यूयॉर्क वगैरह में मिलेगा ना। अभी मैं आपको WTI और ब्रेंड के बारे में समझा रहा था। ठीक है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन WTI क्रूड एंड ब्रेंड? और ये जो हम लोग क्रूड ऑयल मार्केट में ट्रेड करते हैं ये कौन सा तेल है? सर ये WTI है। Many people tend to speak about crude oil as if it is a single uniform entity, but it's not like that. जैसे गोल्ड एक सिंगल यूनिफॉर्म एंटिटी होते हैं, बट तेल के केस में ऐसा नहीं है। जैसे गोल्ड को हमेशा एक ही एंटिटी माना जाता है कि गोल्ड माने गोल्ड, ठीक है, लेकिन तेल माने हर तेल सेम नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि दो वेरिएंट मिलता है इंटरनेशनली, और तेल का दो वेरिएंट का नाम है क्रूड ऑयल का। वन इज कॉल्ड WTI, इसका फुल फॉर्म आता है सर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। सर टेक्सास एक्चुअली अमेरिका का एक स्टेट का नाम है, टेक्सास। ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, और अनदर इज नोन एज ब्रेंट। ठीक है, अनदर इज नोन एज ब्रेंट। ये एक आई थिंक आयरलैंड का एक कंपनी का नाम था जिन्होंने एक्सप्लोरेशन का काम किया था, इसलिए उनके नाम पे नाम पड़ा है ब्रेंट। या तो आयरलैंड या तो ऐसा ही, आई थिंक आयरलैंड ही होगा। आप लोग थोड़ा इसका गूगल कर सकते हैं। मेन हम लोगों का मेन फोकस वो नहीं है, हम लोगों को एक्चुअली यहाँ पर तेल के बारे में थोड़ा जानना है, क्योंकि तेल के बारे में जानेंगे तो तेल का अप डाउन समझेंगे और उसके ऊपर डिपेंड करके एनालिसिस कर पाएंगे। बहुत वैरायटी का तेल मिलता है, एक्सट्रैक्शन होता है ग्राउंड से। जैसे अभी आपको मैं बता रहा था कि अशोकनगर ऑयल फील्ड जो हमारे कोलकाता से एकदम पास नॉर्थ 24 में मिला है। ठीक है, अशोकनगर ऑयल फील्ड भाटपाड़ा के आसपास ही आता है अशोकनगर। ठीक है, भाटपाड़ा काचरापाड़ा है ना, उसी लाइन में अशोकनगर आता है। ठीक है, तो अशोकनगर जो ऑयल फील्ड मिला है, साइंटिस्ट ने क्या दावा किया? साइंटिस्ट ने बोला कि इसका ऑयल का जो क्वालिटी है वो बेटर देन WTI एंड ब्रेंट है। समझ रहे सर? सर कैसे पता चलता है? द इम्पैक्ट ऑफ जियोग्राफी सो मच दैट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रूड ऑयल राइट फ्रॉम थिकनेस, कलर में जैसे लाइट येलो होता है, गोल्डन होता है, येलो होता है, डीप ब्लैक होता है, विस्कोसिटी, सल्फर कंटेंट, वोलेटिलिटी एटसेट्रा, ये डिपेंड करता है जियोग्राफी में। ठीक है, गिवन द नेचुरलिटी देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रूड ऑयल। अब ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर साइंटिस्ट नहीं बनना है, बट थोड़ा आइडिया रखना है। नाउ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन WTI एंड ब्रेंट, क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस इज एक्चुअली ऑन द API ग्रेविटी। अब आप बोलोगे सर API ग्रेविटी क्या होता है? साइंटिस्ट जैसा बातचीत चल रहा है। नहीं नहीं सर, कोई साइंटिस्ट वाला बात नहीं चल रहा है। सुनो, API का फुल फॉर्म इधर है अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने क्रूड ऑयल का लाइटनेस को कैलकुलेट करने के लिए एक मेट्रिक दिया। मेट्रिक माने एक कैलकुलेशन करने का एक यूनिट। ठीक है, क्या यूनिट? लाइटनेस ऑफ क्रूड ऑयल विथ दैट ऑफ वाटर, कि तेल पानी से माने जल से भारी है कि हल्का है। तेल जो है वो पानी से या जल से हल्का है कि भारी है। इफ द API ग्रेविटी ऑफ ए पर्टिकुलर ऑयल इज हायर देन 10, अगर किसी तेल का API ग्रेविटी 10 से ज्यादा हो, it merely indicates that the oil is lighter than water. Therefore, the oil can float on water, and API ग्रेविटी अगर 10 से कम हो तो वो पानी के नीचे चला जाएगा। ठीक है, सिंक हो जाएगा। सर API ग्रेविटी ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है? सर ज्यादा होना अच्छा है, माने 10 से ज्यादा होना अच्छा है। जैसे अशोकनगर में जो मिला है इसका ग्रेविटी बताया जा रहा है 40 to 41,
दैट मीन्स दिस इज लाइटर क्रूड ऑयल, और इसका एक सुविधा ये होता है कि ये रिफाइन करने में हेल्प होता है, रिफाइन इजी होता है तो कॉस्टिंग कम होता है, और अल्टीमेटली जब गाड़ी में यूज होता है तो काफी अच्छा होता है। जैसे पेट्रोल और डीजल में, पेट्रोल भारी कि डीजल भारी, कौन बता सकते हो? सर पेट्रोल भारी है। नहीं सर, डीजल भारी होगा ना। अच्छा। तुम कभी पेट्रोल गाड़ी पे डीजल लगा, पेट्रोल इंजन वाला गाड़ी पे डीजल वाला डीजल पुट करके देखना गाड़ी का हालत क्या होगा। अरे गाड़ी ठीक खराब है, हो जाएगा। गाड़ी खराब हो जाएगा। एक्चुअली डीजल जो है वो थोड़ा कम रिफाइंड है, ठीक है, पेट्रोल थोड़ा ज्यादा रिफाइंड है, इसलिए पेट्रोल का दाम भी ज्यादा होता है, और पेट्रोल का इंजन भी अलग होता है, डीजल का इंजन भी अलग होता है। और इस नॉर्मली पेट्रोल का देखना, पेट्रोल का आवाज भी कम होता है पेट्रोल गाड़ी का, डीजल वाला गाड़ी का आवाज थोड़ा ज्यादा होता है कॉम्पेरेटिवली। आजकल इंजन भी का भी अलग अलग सिस्टम बना है। लेकिन तुम एक चीज देखना कि पेट्रोल वाला गाड़ी ना डीजल मैंने थोड़ा सा मैंने सॉफ्ट होता है पेट्रोल का, और डीजल वाला गाड़ी थोड़ा सा हार्ड होता है। ठीक है, ये देखा गया है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, बट जितना नॉलेज है उस पर्टिकुलर मैंने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। तो एपीआई ग्रेविटी से क्रूड ऑयल का क्वालिटी पता चलता है। स्वीटनेस, क्रूड ऑयल any from will naturally contain sulfur, lesser the content, ठीक है, अगर 0.5 से नीचे हो the sweeter the oil is considered, अगर सल्फर कम होगा तो स्वीट होगा, higher the content of sulfur then this oil is not considered not so sweet. The difference between WTI and Brent mainly comes from API gravity and its sweetness, ठीक है। यानी ये जो ब्रेंड क्रूड ऑयल और WTI का क्रूड ऑयल है, इसका मेन डिफरेंस है एपीआई ग्रेविटी से और स्वीटनेस से, ठीक है। अब आपको इसका दाम का भी फर्क दिखाता हूँ। इंटरनेशनल मार्केट में जैसे कि WTI, दिस इज कंसिडर्ड अ वेरी सुपीरियर क्वालिटी ऑफ क्रूड, हेंस द फाइनल रिफाइंड प्रोडक्ट्स आर आल्सो मीन टू बी सुपीरियर क्वालिटी। एपीआई ग्रेविटी 39.6 है, जो कि 10 से ज्यादा है, लाइटर देन वाटर, मैंने पानी से हल्का है। therefore WTI is considered super light further, the sulfur content is just 0.26 making it a lovely crude oil, ठीक है। ब्रेंट ब्लेंड जो होता है, ब्रेंट ब्लेंड एक्चुअली इज लाइक अ स्कॉच, माने बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल का तेल को मिला के इसको बनाया जाता है, ब्लेंडेड है, वेरिएंट्स विद सर्टेन प्रॉपर्टीज। apparently the brent blend is created by blending oil from over 15 oils, 15 अलग अलग कुआं का तेल को इसके अंदर डाला जाता है। इसका सल्फर कंटेंट थोड़ा सा हाई है 0.37%, मेक्स इट स्वीट बट नॉट एज स्वीट एज WTI। The API gravity इसमें 38.06 है, which makes Brent quite light, लेकिन उसका थोड़ा ज्यादा था। So clearly due to variation in the characteristic, the two are traded at different price। तो जिसका जो ज्यादा हल्का होगा उसका कॉस्टिंग थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए WTI का क्रूड ऑयल का दाम देखो, ठीक है, ये थोड़ा पुराना दाम डेटा है, बट आप देख सकते हो जिस टाइम का ये डेटा मैं बता रहा हूँ, उस टाइम पे WTI 2015-16 का डेटा बता रहा हूँ, उस टाइम पे WTI क्रूड चल रहा था 44.93 में, और ब्रेंट चल रहा था 46 में, बिकॉज इसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाता है। करंट रेट भी आप देख सकते हो, WTI चल रहा है 80.59 में, ब्रेंट चल रहा है 85.07 पे, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हो सब बातों में। अब पॉइंट इज, सर ये सब तो समझ में आ रहा है, पर हमें ट्रेड में कैसे फायदा होगा? अरे बहुत फायदा है, सुनो सर सुनो। Most importantly, you need to know that crude oil traded on MCX follows the WTI, not Brent। हाँ, ये जो MCX में जो आप लोग देख रहे हो, ठीक है, क्रूड ऑयल का जितना सारा चीजें देख रहे हो, ठीक है, ये सब WTI है, वेस्ट टेक्सास, ठीक है, WTI क्रूड ऑयल है, ब्रेंट नहीं। हाँ, MCX में जो कमोडिटी फॉलो होता है ट्रेडिंग के लिए वो WTI है, याद रखिएगा बात। क्यों याद रखना है? क्योंकि जब आप मार्केट में WTI क्रूड का दाम का बड़ा कमा देखोगे, उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ट्रेड में नॉलेज आएगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज क्रूड ऑयल इन्वेंट्री लेवल्स। सर क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री लेवल माने स्टॉक, ठीक है। सप्लाई डिमांड अफेक्ट द क्रूड ऑयल प्राइसेस एंड देयरफॉर द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ मेनी कंपनीज linked at various points in the oil and gas ecosystem।
तेल और गैस का जितना कंपनीज है इनका इकोसिस्टम फुल्ली डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे. दिस मेक्स ट्रैकिंग द इन्वेंटरी लेवल्स ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस इंपॉर्टेंट ऑन सेवरल काउंट्स. सर मैं आपको कुछ वेबसाइट भी बताऊंगा, आप लोग हो सके थोड़ा सर्वे भी करके निकाल लेना, ठीक है, कि आपको हमेशा वर्ल्ड वाइड ब्रेंट क्रूड ऑयल या WTI क्रूड ऑयल का स्टॉक का पता करना है. सर स्टॉक का पता करके क्या लगेगा? सर स्टॉक यानी इन्वेंट्री या स्टॉक का पता करके आप मार्केट डिमांड का एक आइडिया लगा सकते हैं. अगर स्टॉक ज्यादा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इफ इन्वेंट्री इज हाई, इसका क्या मतलब है? डिमांड हाई की सप्लाई डिमांड लो? डिमांड लो सर. थैंक यू. ये एक तरीका है समझने का. एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि इन्वेंट्री हाई होने का, और एक दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सप्लाई हाई की सप्लाई लो. सप्लाई हाई. थैंक यू. सप्लाई हाई होने से भी इन्वेंट्री हाई हो सकता है और डिमांड लो होने से भी इन्वेंट्री हाई हो सकता है. अब उल्टा सोचो, जब इन्वेंट्री लो होगा, अगर इन्वेंट्री लो है तो डिमांड लो है कि हाई है? डिमांड हाई है. डिमांड हाई होने से ही इन्वेंट्री लो हो जाएगा और सप्लाई में भी लो हो जाएगा, तब भी इन्वेंट्री लो हो सकता है ना? तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट दिस काइंड ऑफ थिंग्स. इससे आपको मार्केट में खेल का पता चलेगा कि क्रूड ऑयल में क्या होने वाला है. बेसिक डिमांड सप्लाई इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट. इफ सप्लाई इज लो डिमांड इज हाई, दाम बढ़ जाएगा, ठीक है. इफ सप्लाई इज लो डिमांड इज हाई, इफ डिमांड इज लो सप्लाई इज हाई, दिस ऑल इज इम्पैक्टेड ऑन द ऑयल प्राइस. जैसे रिसेंटली जब ईरान और इजराइल पे झगड़ा हुआ पैलेस्तीन को लेके, ईरान इजराइल पे झगड़ा हुआ पैलेस्तीन को लेके, ईरान ने इजराइल पे ड्रोन अटैक किया और इंटरनेशनली ईरान, आप लोगों को पता है ना, ओपेक कंट्रीज में सबसे तेल का बड़ा रिजर्वर किसका है? ओपेक के अंदर सबसे बड़ा रिजर्वर किसका है? सबसे ज्यादा तेल किसका है ओपेक कंट्रीज में? ईरान का है. तो अगर ईरान इजराइल से लड़ाई लड़ेगा तो आपको नहीं लगता कि क्रूड ऑयल सप्लाई में इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सर क्रूड ऑयल तो यूएई से आ रहा है, फिर ईरान के साथ क्या लिंकअप है? ओनली यूएई इज नॉट देयर. पहले 2 क्लास में ही तो समझाया मैं आपको. ये गलत सोच है कि क्रूड ऑयल सिर्फ यूएई से आता है. नहीं, क्रूड ऑयल ओपेक कंट्री से आता है. ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. और पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर कौन कौन आता है? उसमें यूएई तो एक बस वन ऑफ द मेंबर है, ठीक है. तो क्या, ये देखो ओपेक के अंदर कितना मेंबर आता है, मैं पढ़ाया था ये चीज फर्स्ट क्लास में. 12 ओपेक, 10 ओपेक प्लस मेंबर्स, 6 ऑब्जर्वर स्टेट्स, ठीक है. इसका हेडक्वार्टर है बगदाद, इराक में. यूएई इज जस्ट, हम लोगों को लगता है सिर्फ तेल का नाम होने से दुबई. अरे नहीं रे बाबा, दुबई के अलावा भी है. ये देखो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी, वेनेजुएला, ठीक है. ऐसा नहीं है कि तेल सिर्फ यूएई से आता है. ईरान के पास तेल का भंडारा है, भंडारा. क्या बताऊं सर, কি বলেছিলাম কি না? আমি বলিনি এটা? হ্যাঁ গীতিকা, ইরানের কাছে সবথেকে বেশি তেল আছে बोला था. आई थिंक सत्यम मिस किया था क्लास, ठीक है. आप गो थ्रू कर सकते हो, मैंने पूरा डेटा वाइज भी बताया था कि किसके पास कितना तेल है. सबसे ज्यादा तेल ओपेक कंट्रीज के अंदर कुवैत के, ईरान के पास है सर. कुवैत के पास भी अच्छा खासा है, ठीक है. दीज आर ऑल दीज इंपॉर्टेंट डेटा. ऑलवेज कनेक्टेड रहना सर ये सब चीजों पे. चलो आगे बढ़ते हैं. सत्यम बुझते पारा गलो? सत्यम बोलो सर. हाँ सर, कुछ बोले? हाँ वही मैं बोला, समझ में आया? हाँ 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 सर. ठीक है. अब आगे देखो सर कि supply demand affects crude oil price and therefore the probability of many companies linked at various points in the oil and the gas ecosystem. This makes
tracking the inventory level of crude oil price important for several counts. You can use this info to trade not just crude MCX, but also set up trades on companies like BPCL, HPCL, IOC and ONGC. There are 2 organizations that put out inventory details. Sir, कहाँ से मिलेगा? मैं आपको 2 डेटा जगह दिखा रहा हूँ, अब वो दोनों डेटा चेक करना. One is called US Energy Information Administration. They report the inventory level every week. You can track the information here. Remember, inventories tend to increase when demand is low or there is an oversupply. Either which way, कोई एक होगा जो आपको मैं अभी समझा रहा था. It is not good for oil price. ठीक है, अगर इन्वेंट्री ज्यादा हो जाए ऑयल प्राइस के लिए अच्छा बात नहीं है, स्पेशली अपस्ट्रीम कंपनीज एंड हेंस द अपस्ट्रीम कंपनीज. ठीक है, आइदर विच इट इज नॉट गुड फॉर ऑयल प्राइस, क्योंकि मार्केट डिमांड नहीं है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो अपस्ट्रीम कंपनीज को फायदा होगा. हेलो, अपस्ट्रीम कंपनी क्या चाहता है? ऑलवेज तेल का दाम ज्यादा रहे, मार्केट डिमांड हाई रहे. ठीक है, लाइकवाइज लोअर इन्वेंटरीज मीन आइदर देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड, है ना, इन्वेंटरी कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, और देयर इज अ प्रोडक्शन कट. तो बोथ वेज इट इज गुड फॉर क्रूड प्राइस एंड अपस्ट्रीम कंपनीज. अपस्ट्रीम कंपनी के लिए उसमें फायदा है. तो जब अपस्ट्रीम जब बेसिकली इन्वेंटरी इज वेरी हाई, बीपीसीएल का शेयर बढ़ेगा, एचपीसीएल का शेयर बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि उनको कम दाम में मार्केट में खरीदने को मिलेगा. OECD क्रूड ऑयल इन्वेंटरी, OECD stands for Organizations for Economic Cooperation and Development. अभी उसी के बारे में बोल रहा था. Also gives out crude oil inventory, but not at a weekly forecast. You can track the inventory positions on OECD website. ठीक है, Oil and Organizations for Economic Cooperation and Development, और OPEC सही ये चीज एक्चुअली. OPEC है, OECD एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड. आप इन दोनों वेबसाइट में जाके मैं आपको OECD का भी दिखा देता हूँ. जैसे OPEC है तेल का, और OECD के अंदर सिर्फ तेल नहीं आता, मैंने बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस है जो पूरा इकोनॉमिक कोऑपरेशन में वर्ल्ड वाइड काम करते हैं. इसमें 38 कंट्रीज है. ओपेक में तो सिर्फ उनको जगह मिलता है जो तेल उगाता है, जिनके पास तेल का प्रोडक्शन है. और OECD में कौन आता है? ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट. ठीक है, इनका ज्यादातर रिच कंट्रीज इनका पार्टनर है. 38 कंट्रीज है ऑफिशियल मेंबर्स. ठीक है, इनकी वेबसाइट में भी आपको पेट्रोल का क्रूड ऑयल का कितना स्टॉक बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, इसका डेटा बनता है. तो आप वेबसाइट पे जाके थोड़ा सर्वे रिसर्च कर सकते हो. अगर मिल जाए तो मेरे को बताना, ना मिले तो भी मेरे को बताना, मैं आपको दिखा दूंगा. ऐसे भी मार्केट में नॉर्मल investing.com जैसे वेबसाइट भी हैं जहां से भी आप क्रूड ऑयल का डेटा निकाल सकते हो. ठीक है, आप स्टॉक्स वगैरह में भी दिखाता है. ठीक है, आप स्टॉक्स का अकाउंट ओपन कर लो या जीरोधा वगैरह में भी अकाउंट ओपन करो, आपको डेटा दिखाता है. आप स्टॉक का इंफॉर्मेशन डेटा काफी अच्छा है ये सब मामले में. मोतीलाल ओसवाल अच्छा खासा है, दिखाता है काफी सारा चीज दिखाता है. सो पॉइंट इज कि आपको ये सब डेटा चाहिए सर, कि आखिर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा, उसका इन्वेंटरी ट्रैक करके आपको पता लग जाता है. आई होप कि आप लोगों को बात समझ में आ रहा है. ये सब बात समझोगे तो फिर क्रूड ऑयल का फ्यूचर में ट्रेड करो, ऑप्शंस में ट्रेड करो. टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग स्टॉक मार्केट में सीखते हैं उसको तो हर जगह में काम आना चाहिए, तो वो काम आपको आ जाएगा. ठीक है, लेकिन मैं आपको फंडामेंटल्स भी बता रहा हूँ कमोडिटी का, जिसके कारण आप लोग कमोडिटी का क्लास करते हो. ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा क्रूड ऑयल पे. क्रूड ऑयल पे टाइम लगाऊंगा क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है सर, गोल्ड से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन यूएस डॉलर एंड क्रूड ऑयल. क्यों? बिकॉज डॉलर के ऊपर बेस करके ही तो ट्रेड होता है. जब हम लोग बात कर रहे हैं कि $80 पर बैरल, तो हम लोग डॉलर पे ही बात कर रहे हैं. तो डॉलर के दाम के साथ क्रूड ऑयल का क्या कनेक्टिविटी है, ये भी स्टॉक माने क्रूड ऑयल प्राइस को इम्पैक्ट करता है. ठीक है, तो इंटरनेशनली डॉलर का वैल्यूएशन कैसा रहेगा, इस पे भी खेल डिपेंड करता है कि आखिर क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा कि गिरेगा. ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स डिपेंड्स. तो एक साथ सारा खिचड़ी नहीं पकाना है. नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बाकी चीज बताऊंगा. इन द मेन टाइम आप लोग एक टास्क दे रहा हूँ सर, क्या करना है आप लोग? कुछ नहीं, आप अपने अपने ब्रोकिंग अकाउंट में जाओ, अगर नहीं है तो लिंक लेके मेरे से खोल सकते हो, या फिर है तो उसको देखो, वहां पर जाके क्रूड ऑयल का डिटेल्स चेक करो. क्रूड ऑयल एंड क्रूड ऑयल मिनी जो आपको मैं स्टार्टिंग में दिखा रहा था, आप बस उसका कैंडल चेक करो, इंडेक्स चेक करो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस का प्राइस चेक करो.
ठीक है, समझ में आए तो थोड़ा बहुत ट्रेड भी ले लो। इवन 1500 2000 में भी तो मिलता है, तो थोड़ा बहुत ट्रेड ले सकते हो इफ यू अंडरस्टैंड टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, और फंडामेंटल समझ जाओगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा। थैंक यू सर, आई होप সবাই বুঝতে পেরেছে। सुमित, गीतिका, देवो, थैंक यू सर। सत्यम, ठीक है सर। ओके सर, बाय सर। ठीक है सर, बाय फिर। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। सुमित आशीष नहीं की